अब देखना है क्या है, हम जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम क्या है, इसे हमें समझना है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मतलब ये समझना होगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है, इस चीज़ को समझना है। फिर हमें समझना है क्या, कि ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मतलब ग्रॉस कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस चीज़ को समझना है हमें, कि मतलब ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, इस चीज़ को हमें समझना है। बहुत आसान सा चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। फिर उसके बाद हमें समझना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस, के कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे इनकम से ही है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो मार्केट प्राइस पर किसी प्रोडक्ट का या किसी इनकम का वैल्यू बताना, फाइनल गुड्स का, और फैक्टर कॉस्ट पर किसी का वैल्यू बताना, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, कि एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। फिर उसके बाद नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, मतलब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, मतलब दिखाने वाला जीडीपी क्या होता है, मतलब मान लिए कि जीडीपी बढ़ गया लेकिन जीडीपी बढ़ा नहीं, वो कौन सा जीडीपी होता है। और रियल जीडीपी मतलब एक्चुअल में जीडीपी किसको कहते हैं, उस चीज़ को हमें पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक हमें पढ़ना है जीडीपी किस तरीके से वेलफेयर में हेल्प करता है हमें। तो ये सारे टॉपिक हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला क्या है बच्चे का, कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम क्या होता है, तो बोलता है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, मतलब टोटल जितने भी फैक्टर इनकम है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो कि फैक्टर इनकम क्या होता है। तो पहले आप लोग ये जानते हो कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए, कोई भी चीज़ अगर आप प्रोडक्शन करते हो उसके लिए इकोनॉमिक्स में ये बोला जाता है कि चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले हमें क्या देते हैं हम लोग, रेंट देता है कौन, प्रोड्यूसर सेक्टर, किसको देता है, हाउस होल्ड सेक्टर को। लेबर के बदले हम लोग क्या देते हैं, सैलरी और वेजेस दिया जाता है, सैलरी और वेजेस दिया जाता है। फिर उसके बाद कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर जो काम कर रहे हैं उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो इसका मतलब इन सभी को ये हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन में फैक्टर इनकम कहते हैं। ये फैक्टर पेमेंट कहो या फैक्टर इनकम कहो, बात इक्वल है। मतलब ऐसा नहीं है कि फैक्टर पेमेंट अलग चीज़ हो गया, फैक्टर इनकम अलग चीज़ हो गया। अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वही फैक्टर पेमेंट कहलाता है, और हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसे इन्हीं चीज़ों के लिए पैसे मिलते हैं, इसलिए उसके लिए क्या कहलाता है, वो फैक्टर इनकम। तो बोलता है क्या है, कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंस। मतलब नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक, दो टॉपिक हम लोग को समझना है इसमें, एक तो फैक्टर इनकम, एक नॉर्मल रेसिडेंट, है ना, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब पूरे अकाउंटिंग ईयर में एक नॉर्मल रेसिडेंस द्वारा जितना फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है, उन सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो वो क्या कहेगा, नेशनल इनकम कहलाता है। तो हम लोग फैक्टर इनकम तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, दो चीज़ों को हमें समझना है, कि फैक्टर इनकम क्या होता है, और एक हमें समझना है कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। फैक्टर इनकम तो बहुत अच्छे तरीके से आप पहले से ही समझ रखे हो कि फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम मतलब जो फैक्टर इनकम क्या हुआ, जो पेमेंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा, किसको किया जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर को किया जाता है। हाउस होल्ड सेक्टर कौन, जो ऑनर होता है किसका, प्रोडक्शन के फैक्टर का, है ना। कोई एम्प्लॉई है जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वेजेस उसे क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा उसके कंपनसेशन में। अगर कोई अपना ज़मीन दे रहा है, अपना लैंड दे रहा है, तो उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया है, कैपिटल दिया है, तो उसके बदले उसे इंटरेस्ट मिलेगा। और जो मेहनत कर रहा है इंटरप्रेन्योर, अपने स्किल का यूज करके प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, जो हाउस होल्ड का ही एक पार्ट है, कौन, एंटरप्रेन्योर, उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो यही सारा चीज़ जोड़ के हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर पेमेंट कहलाता है।
इस चीज़ को मैं पहले भी समझा दिया, अभी फिर से बुक में लिखा हुआ था तो मैंने समझा दिया। अब बात आती है क्या कि बोलता है क्या कि फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। बहुत ही आसान टॉपिक है ये कि फैक्टर इनकम किस तरीके से डिफरेंट है किससे, ट्रांसफर इनकम से। एकदम आसान सा बात है कि फैक्टर इनकम हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि फैक्टर इनकम क्या होता है। तो किसी भी प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर है वो सारे फैक्टर प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर जाता है, और उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ पैसे मिलते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो फैक्टर इनकम है। अब बात आती है क्या कि इस चीज़ को हम लोग 4 बार बोल चुके हैं, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? तो ट्रांसफ़र इनकम का मतलब वैसा इनकम जो सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी भी पर्सन को, जैसे डोनेशन या चैरिटी के द्वारा सीधा इनकम रिसीव हो रहा है। तो ये ट्रांसफ़र इनकम जो हो रहा है ना, इस ट्रांसफ़र इनकम को एक और नाम से जानते हैं अर्नर्ड इनकम। मतलब वैसा इनकम जो आपने अर्न नहीं किया, मतलब आपने मेहनत करके नहीं कमाया, आपने अपना, देखो हर एक चीज़ दुनिया में, हर एक चीज़ के बदले आपको कुछ ना कुछ देना होता है, उसके बदले आपको रिसीव होता है। मतलब आप एक सांस लेते हो तो दूसरा सांस आपको छोड़ना होता है, तब आपको एक दूसरा सांस आप ले सकते हो, है ना। तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है, उसके बदले गेन करते हो आप। क्लियर है। तो आपने जो मेहनत किया, आपने शरीर से जो मेहनत किया उसके बदले सैलरी मिला, आपने जो अपना पूंजी दिया उसके बदले इंटरेस्ट मिला, आपने जो अपना ज़मीन अपने प्रोडक्शन में ना लगा के दूसरे के प्रोडक्शन के लिए दिया उसके बदले आपको रेंट मिला, आपने जो अपना मेहनत किया सारी चीज़ों को छोड़कर, कहीं आप रहते तो आपको सैलरी मिलता, आपने वो काम ना करके अपने प्रोडक्शन में ही अपना काम किया उसके बदले आपको प्रॉफिट मिला। तो मतलब आपने आपने कुछ ना कुछ सेक्रीफाई किया, उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम। लेकिन आपको डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए डोनेशन के द्वारा, चैरिटी के द्वारा, या डायरेक्ट आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो इनकम आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांसफ़र इनकम। और ट्रांसफ़र इनकम को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, अर्नर्ड इनकम के नाम से जानते हैं। और वही हम लोग मेहनत करके कमा रहे हैं अपने से, मतलब अर्न करके कमा रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है, अर्न इनकम कहलाता है। अब एक बात ये याद रखना है कि दो तरीके का इनकम हो गया आपके सामने, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। हम लोग अब भी पढ़े थे कि नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो नेशनल इनकम में हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग नेशनल फैक्टर इनकम का। हमेशा याद रखना है कि हम लोग जब भी यूज करते हैं तो फैक्टर इनकम का यूज करते हैं, और ट्रांसफ़र इनकम का हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि नेशनल इनकम के क्या है, डिफिनीशन में ही आ रहा था क्या, कि पूरे पूरे अकाउंटिंग ईयर में किसके द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंस द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा जितना फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो ट्रांसफ़र इनकम कभी भी यूज नहीं होगा किसमें, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय। तो जितने भी ट्रांसफ़र इनकम है हम अगर उसको समझ लेंगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र इनकम को हम लोग इंक्लूड करेंगे ही नहीं नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट, चलिए। तो बोलता है क्या कि अब बात आती है कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, इस चीज़ को समझना है। हम लोग इस चीज़ को याद रखना है कि इसमें सिटीजनशिप का कोई मायने नहीं रख रहा है। मतलब आप बोलोगे कि नहीं कोई सिटीजन है इंडिया का, मतलब जो नागरिक है वो देश का, वो नॉर्मल रेसिडेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जो नागरिक नहीं भी है वो भी देश का क्या हो सकता है, नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता है। अब इस चीज़ को समझना है कैसे। सबसे पहली बात होती है क्या कि नॉर्मल रेसिडेंट को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना है। सबसे पहला बात कि वो देश में जो है ना कम से कम कितने सालों तक रहा हो, 1 साल तक। मतलब 1 साल या एक से ज़्यादा साल अगर रह रहा है तो वो क्या, वो, और दूसरा क्या है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर जुड़ा हुआ है इसके साथ, आपके देश के साथ, तो वो क्या कहलाता है, आपका नॉर्मल नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। तो अगर ऐसा हो जाए कि 1 ईयर से ज़्यादा, मान लो कोई स्टूडेंट है ना, कोई स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने आए, बहुत सारे विदेशी स्टूडेंट भी इंडिया में पढ़ने आते हैं, है ना।
तो जब विदेशी स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने आ रहा है तो इसका मतलब वो 1 साल से ज़्यादा या 2 साल 3 साल वो ऑनर्स करने आ गया मान लो। अब वो ऑनर्स कर रहा है या किसी तरीके का मास्टर डिग्री कर रहा है, तो वो 1 ईयर से ज़्यादा रहा, लेकिन उसका कहीं से कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। मतलब वो कमाने के पर्पज से यहाँ नहीं आया, मतलब कमाने के पर्पज से आपके देश में नहीं आए हैं, है ना। लेकिन अगर वो 1 ईयर से ज़्यादा रह जाते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा बच्चे का, नॉर्मल रेसिडेंस में नहीं आएगा। नॉर्मल रेसिडेंस में वही आएगा जो दोनों चीज़ों को फॉलो कर रहा हो। पहला कि 1 ईयर से ज़्यादा रह रहा हो, वो 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा रह रहा हो, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपके देश के साथ जुड़ा हुआ हो। वो आया ही है आपके देश में किस चीज़ के लिए, कमाने के लिए। अब बोलता है क्या है कि नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंस में अंतर क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कहीं से भी, आप हमेशा याद रखना, कहीं से भी सिटीजनशिप को आप रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते। सिटीजनशिप अपने आप में अलग चीज़ है, और रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट अपने आप में क्या है, अलग चीज़ है। तो अब बात आती है क्या कि इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो क्या ये आपका देश है, इंडिया है ना, और ये जो है आपका फॉरेन कंट्री है। क्लियर है। अब मान लो कि आपके देश, मतलब ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जो होगा बहुत सारे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, होंगे कि नहीं, जल्दी बताओ। बहुत सारे ऐसे, हाँ, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, है ना, इंडिया के अंदर। म्यूट कर लो। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, और इंडिया के अंदर फॉरेन एम्बेसीज भी होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक देश में दूसरे देश का एक, मतलब विभाग होता है, अपना हिस्सा होता है। मान लो क्या कि अमेरिका में भी चले जाओगे ना, तो अमेरिका में भी इंडियन एम्बेसीज होगा, और वो एरिया जो होगा वो इंडिया का कहलाता है। मतलब हर एक देश में, अभी जैसे चले जाओगे आप दिल्ली में आपको कनॉट प्लेस जो माना जाता है, वो कनॉट प्लेस जो है ना, कंप्लीट फॉरेन एम्बेसीज का जगह है। मतलब अलग अलग देश के आदमी वहाँ पे रहते हैं। बात आ रही समझ में। और अलग अलग देश के जो आदमी रहते हैं वो उस देश के आदमियों का जगह होता है। मतलब अमेरिका का अगर अगर अमेरिकन एम्बेसीज वहाँ पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब वो जगह, जितना ही पार्ट में, इंडिया के जितने ही हिस्से में वो एम्बेसीज है ना, तो वो अमेरिका का हिस्सा इंडिया में कहलाएगा। बात आ रही समझ में। इसी इसी तरीके से दूसरे देशों में भी, बहुत सारे देशों में भी, जितने भी देश हैं उन सारे देश में इंडिया का भी एम्बेसीज होगा, है ना। तो वो जगह अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, कोई भी कंट्री, यूरोपीय कंट्री हो या एशियन कंट्री हो, किसी भी कंट्री में अगर इंडियन एम्बेसीज है, तो वो सारा जगह जो होगा वो किसका होगा, वो इंडिया का होगा। जबकि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो इंडिया का होगा। बात आ रही समझ में कि नहीं। उसी तरीके से ये इंडिया है, इसी तरीके से ये फॉरेन है, तो फॉरेन में भी इंडियन एम्बेसीज होंगे, और फॉरेन में भी क्या होगा, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन होगा, बहुत सारी संस्था होगी, जैसे रिलायंस काम करता है, एसबीआई काम करता है ना। तो आप हमेशा याद रखना, आप हमेशा याद रखना, देखो इतनी सारी चीज़ें बता रखा है नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस को समझने के लिए। मैं एकदम सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस को समझने के लिए, कि जितने भी इंडियन हैं वो सारे के सारे, वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंस में आ जाएंगे, जितने भी इंडियन हैं। क्लियर है। जितने भी इंडियन हैं वो क्या आ जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंस में आ जाएंगे। मतलब इंडियन, अगर इंडियन है और इंडिया में ही वो काम कर रहा है, चाहे वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो या क्या काम कर रहा हो, कहीं पर भी काम कर रहा हो, हाँ, नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा। और फॉरेन में भी अगर इंडियन है तो वो भी क्या कहलाएंगे,
नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएंगे। ये हमेशा याद रखना है। मतलब इंडियन जहाँ भी रहे, चाहे वो फॉरेन में ही क्यों ना रहे, वो भी नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएंगे। और इंडियन इंडिया में ही क्यों ना रहे, वो भी नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस। क्या? तो पहले चीज क्या कि 1 ईयर से अगर वो ज़्यादा रह रहा हो, अगर मान लो कोई भी इंडियन है, कोई भी इंडियन है, वो विदेश में भी क्या होगा, अगर विदेश में भी रह रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंस है। बस इस चीज़ को याद रखना है, वो 1 ईयर से ज़्यादा विदेश में ना रहा हो, 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा विदेश में ना रहा हो, और ना उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ जुड़ा हुआ हो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो इंडियन होने के बावजूद भी वो नॉन रेसिडेंस में आ जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं? हाँ, अगर कोई फॉरेनर है ना, कोई इंडियन तो है ही नॉर्मल रेसिडेंस, लेकिन अगर कोई फॉरेनर है तो वो फॉरेनर नॉर्मल रेसिडेंस में नहीं आएगा, वो किस में चला जाएगा? नॉन रेसिडेंस में। लेकिन फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, फिर यही दो बातें आ जाती है। और फॉरेनर है लेकिन वो क्या हो रहा है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट या 1 ईयर से ज़्यादा वो कहाँ रह गया हो, इंडिया में रह गया हो, तो फिर वो नॉर्मल रेसिडेंस की जगह कहाँ चला जाएगा, नॉन रेसिडेंस की जगह वो कहाँ चला जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंस। मतलब सिंपल सा बात है कि जितने भी इंडियन हैं वो इंडिया में रहे या विदेश में रहे, वो सब के सब नॉर्मल रेसिडेंस है। बस इस चीज़ को याद रखना है, वो इंडिया में है तो इंडिया में ही है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन विदेश में रहने के बाद भी वो नॉर्मल रेसिडेंस तब रहेंगे जब वो 1 ईयर से कम रह रहे हो। अगर 1 ईयर से ज़्यादा रह रहा है या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उधर जुड़ा हुआ है, विदेश में जुड़ा हुआ है, तो फिर वो इंडियन होने के बावजूद भी वहाँ के रेसिडेंस कहलाएंगे। मेरी बात आ रही समझ में कि नहीं आई? तो इसलिए नॉर्मल रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस को हम लोग सिटीजनशिप के साथ नहीं जोड़ते। बात आ रही समझ में कि नहीं? अब हम लोग एक एक करके इसके पॉइंट को पढ़ेंगे, आराम से समझ जाएंगे हम लोग। इंडियन अगर कोई काम कर रहा है कहाँ, फॉरेन एम्बेसीज में, है ना, तब भी वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंस। मैं पहले ही बोल दिया। फिर उसके बाद इंडियन एम्प्लॉय है विदेश के किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड है मतलब WHO में वो मतलब काम कर रहा हो, लेकिन लोकेटेड कहाँ है, इंडिया में। अरे इंडिया में जैसे ही लोकेटेड है और वो इंडियन है, इंडिया में लोकेटेड है और वो इंडियन है, तो टेंशन ही खत्म हो जाता है, तब तो वो नॉर्मल रेसिडेंसी कहलाएगा। लोकल पीपुल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया, मतलब इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना, और वो कहाँ पे है, इंडिया में है। इंडिया में है कोई विदेशी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोकल पब्लिक काम कर रहा है, तो इंडिया का ही आदमी होगा ना। और इंडियन पर्सन जब भी होगा और इंडिया के अंदर होगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंसी कहलाएगा। फिर उसके बाद एम्बेसडर इंडिया इन द इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया का एम्बेसडर है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो जितना भी एरिया दिया गया होगा, अगर अमेरिका ही है ये और अमेरिका में इंडियन को रहने के लिए दिया गया, इंडियन एम्बेसडर को, तो वो अमेरिका का जगह नहीं कहलाएगा ना, वो इंडिया का जगह कहलाएगा। और इंडिया के एरिया में आ रहा है तो इंडिया के एरिया में जो भी काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहलाएगा। फॉरेन सिटीजन, अगर कोई भी विदेशी है वो कहाँ रह रहा है, इंडिया में रह रहा है मोर देन 1 ईयर, तो वो भी क्या कहलाएगा बच्चे का, नॉर्मल रेसिडेंस। नॉन रेसिडेंस जस्ट इसका अपोजिट, फॉरेनर जो है वो फॉरेन में ही काम कर रहा हो, फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान, मतलब अगर इंडिया में कनाडा और जापान का एम्बेसीज होगा तो निश्चित है कि वो कनाडा और जापान का एरिया है, और वहाँ का जो कनाडा और जापान में कनाडा और जापान के ही आदमी काम कर रहे हैं या किसी कोई फॉरेनर काम कर रहा है, तो वो इंडिया का है ही नहीं, तो इसलिए नॉन रेसिडेंस में आ जाएगा। बात आ रही समझ में? फॉरेनर
वर्किंग इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, मतलब WHO जो है, WHO जो है वो क्या है, इंडिया में है, लेकिन ये तो फॉरेन इंडस्ट्री मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन है। और ये अगर कोई फॉरेनर वहां काम कर रहा है तो क्या वो है ना नॉर्मल रेसिडेंस में आएगा? नहीं आएगा। मतलब फॉरेनर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन का ऑर्गेनाइजेशन है और फॉरेनर कोई काम कर रहा है तो वो नॉन रेसिडेंस में आ जाएगा। जर्मन वर्किंग एज ऑफ ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया, वो जर्मन है, विदेशी है और विदेशी काम कर रहा है, फॉरेनर कोई काम कर रहा है फॉरेन इंडस्ट्री मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो लोकेटेड इंडिया में ही क्यों ना हो, तो वो फॉरेनर जैसे ही है तो वो नॉन रेसिडेंस आ जाएगा। इस जितना भी इसमें दे रखा है इससे ज़्यादा बेहतर मैंने बता दिया है। अगर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो इस चीज़ को आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। एम्बेसडर इन इंडिया, इंडिया में एम्बेसडर है, बाकी विदेश से, मतलब पूरी दुनिया का एम्बेसडर, कोई एरिया इंडिया ने दे दिया है, कनॉट प्लेस का एरिया दे दिया है, विदेश के जितने भी फॉरेनर हैं वो वहीं पे आके रहेंगे, तो जिसका जिसका जितना एरिया है वो उस एरिया का मालिक उस देश का मालिक होगा, इंडिया का नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नॉन रेसिडेंस में आ गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अब 1 ईयर से ज़्यादा रहता तब तो वो नॉर्मल रेसिडेंस में आ जाता, 1 ईयर से कम रह गया है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंस में ही आएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंस, मतलब सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंस को लेते हैं हम लोग, ऑफ अ कंट्री, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंस, मतलब नॉन रेसिडेंट्स के इनकम को हम लोग नहीं लेते हैं, इवन व्हेन दे हैपेंस टू बी द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, वो अपने देश के का नागरिक ही क्यों ना हो उससे कोई मतलब नहीं, नागरिक होने के बावजूद भी नॉन रेसिडेंस हो सकता है, और जो नागरिक नहीं है उसके बाद भी वो देश का रेसिडेंट हो सकता है।